नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहां पर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। क्या है आर्थिक सर्वेक्षण, क्यों है इतना खास? आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष प्रीलिम्स में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में आर्थिक सर्वेक्षण से इससे भी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से पढ़िए और जिससे आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से आपका गलत ना होने पाए। आइए बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत पिछले एक साल का लेखा जोखा होता है। बजट, देखिए संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट क्या होता है? आने वाले महीनों का लेखा जोखा होता है, इसी को बजट कहते हैं। बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। आइए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कुछ अच्छा करने से पहले मीठा हो जाए। आपके सामने है मिठाई आईएमएफ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आइए हम जानते हैं आईएमएफ के बारे में। देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। इसमें जो देश हैं 190 देश हैं और जो इसका निर्माण हुआ था 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। मतलब लोगों के मन में एक कैसे विचार आया कि जो इसकी स्थापना हुई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, मुख्य रूप से हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्ज के विचारों से यह 1945 ईस्वी में 29 सदस्य देशों के साथ औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। देखिए, जो खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है इसके बारे में। देखिए, इन्होंने जो अनुमान लगाया है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने अनुमान लगाया है 2022 में इनकी जो ग्रोथ रेट थी 2.0 थी, 2023 में 1.4% हो गई है, 1.4%, और 2024 में 1% हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स की ये स्थिति है। जर्मनी का इन्होंने अनुमान लगाया है 1.9% 2022 में, 2023 में 0.1%, 2024 में 1.4%। जापान का इन्होंने जो अनुमान लगाया है 1.4% 2022 में, 2023 में 1.8%, 2024 में 0.9%। चाइना का जो इन्होंने अनुमान लगाया है 3% लगाया है 2022 में, 2023 में इन्होंने लगाया है 5.2%, 2024 में इन्होंने जो अनुमान लगाया है चाइना का 4.5%। इंडिया का जो इन्होंने अनुमान लगाया है 6.8% 2022 में, 6.1 2023 में, 6.8 अगेन 2024 में। देखिए, जो ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा इंडिया की है 2024 में 6.8%। किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट जो है 6.8% नहीं रहेगी। यह अनुमान लगाया गया है, प्रेडिक्शन किया गया है आईएमएफ के द्वारा। इसीलिए दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है भारत के लिए। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहने वाली है हमारे देश की। आइए बात करते हैं चर्चा में क्यों है आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए, चर्चा क्यों करते हैं इसके लिए। चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर 31 जनवरी यानी आज के दिन सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय बजट जो होता है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट कल यानी 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? वित्तीय वर्ष के अंत में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, पिछले एक साल का जो लेखा जोखा होता है वही होता है इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण। एक विस्तृत रिपोर्ट होती है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में यह तैयार होती है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त द्वारा अनुमोदित होती है।
इसका इतिहास क्या है? देखिए, जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण था 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक यह बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद बजट और आर्थिक सर्वेक्षण अलग अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व क्या है? देखिए, सर्वेक्षण के आकलन और सिफारिश बजट के लिए होते हैं। अर्थव्यवस्था का सबसे आधिकारिक और व्यापक विश्लेषण होता है। आइए बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालते हैं जो आज प्रस्तुत किया गया है। आप लोग ये मैप देख सकते हैं, भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है इसको। इसका नाम PIB है। यहाँ पर इन्होंने सारे डाटा एक ही फिगर में समझा दिए हैं। आप लोग इस फिगर को अच्छे से देखिए। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, कृषि की। देखिए, कृषि में 2019-20 में जो ग्रोथ रेट थी 5.5 थी, 2020-21 में 3.3 है, 2021-22 में 3.0 है, 2022-23 में 3.5 है। ग्रोथ हुई ही नहीं हुई है। 2021-22 में 3 थी और जो अनुमान है 2022-23 में 3.5%। आप इस दोनों को, लास्ट वाले को याद रखिएगा। 2021-22 में कितनी थी? 3। 2022-23 में कितनी है? 5। इसको याद जरूर रखिएगा। आइए बात करते हैं औद्योगिक वृद्धि दर या इंडस्ट्री की। देखिए, 2018-19 में कितनी थी? 1.4 थी। 2020-21 में कितनी थी? -3.3 थी। 2021-22 में कितनी थी? 10.3 थी। 2022-23 में कितनी है? 4.1 है। तो 2021-22, 2022-23 इसको आपको याद रखना है। 10.3, 4.1। आइए बात करते हैं सेवा क्षेत्र की, सर्विस सेक्टर की। देखिए, 2019-20 में कितनी थी? 6.3%। 2020-21 में जब कोविड था, सबसे खराब दौर था हमारे सेवा क्षेत्र के लिए, -7.8%। 2021-22 में फिर ग्रोथ हुई 8.4, 2022-23 में 9.1। आइए बात करते हैं राजकोषीय घाटा की। यहाँ पर भी आपको लास्ट दो के याद रखने हैं, 8.4 और 9.1। आइए बात करते हैं राजकोषीय घाटा की। देखिए, 2019 और 20 में कितना था? 4.7 था। 2020-21 में कितना था? 9.2 था। 2020-21 में कितना था? 6.7 था। 2022-23 में कितना था? 6.4 था। तो यहाँ पर भी देखिए, राजकोषीय घाटा में भी कमी आई है। 2021-22 में 6.7 था, 2022-23 में 6.4 है। इसको भी आप लास्ट दो वाले को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। देखिए, 2019-20 में 478 था, 2020-21 में 577 था, 2021-22 में 607 था, 2022-23 में 563 था। आपको भी ये लास्ट दो वाले याद रखने हैं, 607, 563, 2021 और 22। GDP वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रतिशत में। आइए बात करते हैं। देखिए, 2019-20 में कितना था? 3.7% था। 2020-21 में निगेटिव में चली गई थी, GDP -6.6 था। फिर 2021-22 में 8.7 था, 2022-23 में 7.0 था, 2023 में 24 में 6 से 6.8। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ 6.8% की जो अनुमान लगाया गया है IMF द्वारा, 6.8। विश्व में किसी की भी कंट्री की इतनी ग्रोथ नहीं रहेगी, इसलिए भारत के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। आइए बात करते हैं GDP वृद्धि दर की। देखिए, GDP जो वृद्धि दर थी 2019-20 में 3.7% थी। 2020-21 में जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था -6.6% थी। 2021-22 में 8.7% थी। 2022-23 में 7% थी। 2023-24 में जो अनुमान लगाया गया है 6 से 6.8% रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, शुभ संकेत है भारत के लिए। आइए बात करते हैं सेवा के क्षेत्र में। देखिए, 2019-20 में 6.3% थी, 2020-21 में माइनस में थी, -7.8% थी, 2021-22 में
8.4% थी। 2022-23 में जी हाँ दोस्तों 9.8% रहेगी। ये भी खुशखबरी है। आइए बात करते हैं मुद्रास्फीति की, महंगाई की। देखिए आप लोग मुद्रास्फीति को ही महंगाई कहते हैं। औसत प्रतिशत में आप देख सकते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई कितनी थी, ये आप लोग देख सकते हैं। 2019-20 में कितना था, 2020-21 में कितना था, 2021-22 में कितनी थी महंगाई, 2022-23 में देख सकते हैं आराम से 6.8 कंट्रोल में महंगाई रहेगी। ये भी खुशखबरी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजकोषीय घाटा की। देखिए राजकोषीय घाटा 2019-20 में 4.7% था, 2020-21 में 9.2% था, 2020-21-22 में 6.7% था, 2022-23 में 6.4%। ये लास्ट आप दो याद रखिएगा, 6.7% था, 2022-23 में 6.4% रहेगा। यहाँ भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विदेशी मुद्रा भंडार। देखिए 2019-20 में 478 था, 2020-21 में 577 था, 2021-22 में 607 था, 2022-23 में 563 बिलियन टन रहेगा। इसलिए आपको इसको दोनों को याद रखना, 2021-22, 2022-23, 607, 563। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट्स। सबसे ज़्यादा प्रेफर करता, सबसे ज़्यादा पैसा विश्व में किस देश को आता है प्रेफर के थ्रू। देखिए नंबर 1 पर इंडिया है, नंबर 2 पर मैक्सिको है, नंबर 3 पर चाइना है, नंबर 4 पर फिलीपींस है, नंबर 5 पर इजिप्ट है। जी हाँ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में इंडिया रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन है, मैक्सिको है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेमिटेंस प्राप्त करने में। 3 सीरियल वाइज देशों के नाम दे देंगे, उसमें आपको मिलान करना रहेगा। नंबर 1 पर इंडिया, नंबर 2 पर मैक्सिको, नंबर 3 पर चाइना, नंबर 4 पर फिलीपींस, नंबर 5 पर इजिप्ट। आइए बात करते हैं, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था, भारत 2023-24 में 6% से 6.8% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का गवाह बनेगा। यह बहुत ही खुशखबरी है हमारी कंट्री के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से रिकवरी कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023 में पूर्व महामारी विकास पथ पर चढ़ने की स्थिति में है। और देखिए कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस उत्पन्न हुई है, दुनिया को 1/4 जो गेहूं की सप्लाई है वो रसिया और यूक्रेन के द्वारा की जाती है। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। अफ्रीकन कंट्री के लोग जाकर कि यूनाइटेड नेशन में रोने लगे कि हमारे यहाँ खाने के लिए लाले पड़ गए हैं, गेहूं नहीं है हमारे पास। पाकिस्तान की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, 300 रुपये किलो वहाँ पर आटा बिक रहा है। जितना लोग कोविड में परेशान नहीं हुए थे, उससे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री रसिया और यूक्रेन के वार से प्रभावित है। आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये सर्वेक्षण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की बटन ऑन कीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।